यूनिट 1 समाप्त करने के बाद आइए हम शुरू करते हैं यूनिट 2, एटीट्यूड, अभिवृत्ति। इसमें हमें कुछ कुछ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बारे में समझना होगा। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे उसके विचार बनते हैं, कैसे वह चीजों को समझता है। इसको हम कहते हैं उसका अभिवृत्ति, या अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा है, अभिवृत्ति कैसी है, या रुझान कैसा है। आप कह सकते हैं कि ये सकारात्मक है और आप यह भी कह सकते हैं कि ये नकारात्मक है। आप ये कह सकते हैं कि ये भावपूर्ण है, ये कह सकते हैं कि ये भाव विहीन है। आप यह भी देखते हैं कि आशावादी है, निराशावादी है। अब देखिए कुछ कंट्रास्ट, कुछ अंतर मैंने आपके सामने रखे, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है। हिंदी में इसको अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति को हम यह भी कह सकते हैं कि उसका रुझान कैसा है, उसका नजरिया कैसा है। यह हुआ एटीट्यूड। दूसरी चीज हमारे सामने एक आती है जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। एक है एटीट्यूड और एक है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड है उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, वो क्या कर सकता है। इसको हम जब देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस क्षेत्र में कुशल है, क्या कर पाता है। इसको अभिरुचि भी कहते हैं। जैसे किसी को खेलने में बहुत मजा आता है, किसी को पढ़ने में बहुत मजा आता है, किसी को वाद विवाद में बहुत अच्छा लगता है, किसी की अभिरुचि खाना बनाने की है, किसी को रंगों का बहुत बोध है और रंगों से वो खेलता है, चित्रकार है, किसी को संगीत की समझ है। तो ये एक नैसर्गिक प्रतिभा है उसके अंदर। ये हुआ उसका एप्टीट्यूड। एक हुआ एटीट्यूड, अभिवृत्ति, वो चीजों को कैसे देखता है, और एक हुआ एप्टीट्यूड, यानी उसके अंदर क्या प्रतिभा है। प्रतिभा के विषय में भी हमें कुछ न कुछ जानना है। यहां हम यूनिट 3 में जानेंगे, तीसरी यूनिट में इसकी चर्चा हम करेंगे। ये जो एटीट्यूड है यानी अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड है यानी अभिरुचि, और एक और चीज है चौथी यूनिट में जिसे हम कहते हैं भावनात्मक बोध, भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तीनों साइकोलॉजी का हिस्सा हैं और ये तीनों मिलाकर व्यक्तित्व की संरचना करते हैं। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व में और क्या क्या बातें होती हैं, इसकी चर्चा मैं एक अलग से वीडियो में कर रहा हूं, उसको हम देख सकते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम चल रहे हैं सीधे सीधे अपने सिलेबस से, और जो हमारे सिलेबस में है उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। सिलेबस के अतिरिक्त भी हमें कुछ जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जैसे ही हम सिलेबस के अतिरिक्त कुछ जानते हैं तो वो सिलेबस को परिप्रेक्ष्य में ला देता है। समझ विकसित करने के लिए हम उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिलेबस में क्या क्या बातें हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में एटीट्यूड है अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड है अभिरुचि। एटीट्यूड माने आप कैसे देखते हैं, आपका रुझान क्या है, आपकी समझ क्या है। एप्टीट्यूड माने आपकी नैसर्गिक प्रतिभा क्या है, आपकी अभिरुचि क्या है, आप कैसे चीजों को करना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं, जो आपकी क्षमता है अंदर से जो आती है। और फिर यूनिट 4 में हम बात करेंगे भावनात्मक बोध, समझ, प्रज्ञा या परिपक्वता की। तो आइए अभी बात करते हैं यूनिट 2 अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति को कैसे हम समझते हैं, कैसे इसको जानें, इसको हम आइए समझने की कोशिश करते हैं। यह है एटीट्यूड, और एटीट्यूड में पहला सेक्शन माने 2.1 जो हमने डिफाइन किया
वो हुआ अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु का अर्थ क्या हुआ? कंटेंट क्या है, यानी अभिवृत्ति हम किसे कहें, इसका कंटेंट क्या है, इसकी अंतर्वस्तु क्या हो। इस अंतर्वस्तु को हम 3 तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक, अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, 2, अभिवृत्ति की परिभाषा क्या है, और फिर तीसरा, अभिवृत्ति की क्या विशेषताएं हैं। आइए पहली बात देखें, अभिवृत्ति का अर्थ क्या है। अभिवृत्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, विचार, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति आदि के संबंध में आपका जो भाव है, जिस तरह से आप उसको देख रहे हैं, खास ढंग से मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति। अब ये विद्वत्तापूर्ण है, माने आपकी समझ पर आधारित है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये विद्वत्तापूर्ण है, क्योंकि आपकी कोई समझ है, आप अपनी समझ से इसको देखते हैं और आपकी समझ से ही आपके अंदर कोई भाव आता है। तो आपके मन में क्या भाव आ रहा है, किसके प्रति भाव आ रहा है? किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, घटना के प्रति, विषय के प्रति। गणित बहुत कठिन विषय है, देखिए मेरा भाव। साहित्य पढ़ने में बहुत आनंद आता है, भाव। मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, भाव। ये कैसी चीज ले आए, ये कैसी कुर्सी है, ये कैसी दिखती है, भाव। बहुत दुखद घटना हुई, भाव। बहुत सुखद घटना हुई, भाव। ये कार्य बहुत गंदा कार्य है, कृत्य, भाव। ये तो तुम्हारा बड़ा अच्छा कृत्य है, भाव। समूह, इस विद्यार्थियों के समूह से बचकर रहो, आपका भाव उस समूह के प्रति। विचार, साम्यवादी विचार, पूंजीवादी विचार, आपका भाव क्या है। विचारधारा, एक विचार को मानने वाले व्यक्तियों और उसके अंदर होने वाले तमाम परिवर्तनों, तर्क, वितर्क, शाखा के विकास इत्यादि की बात। कैसी स्थिति थी जहां से आप जान बचा कर आए, वहां जा रहे हैं, वहां कैसी परिस्थितियां होंगी। आपका इन सब के प्रति जो भाव है वह अभिवृत्ति है, आपकी अभिवृत्ति है। यह हो क्या रहा है? एक खास ढंग से आप चीजों को देखते हैं। यह क्या है? यह दृष्टिकोण है, आपकी मानसिकता है और आपकी मनोदशा भी है। इसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। बहुत जमाने से, बचपन से आप ये उदाहरण देखते आए हैं जिसमें ये देखा जाता है कि गिलास में कोई पदार्थ भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो किसी का जो एटीट्यूड है वो इसको आधा भरा हुआ देखने का है, किसी का एटीट्यूड इसको आधा खाली देखने का है। यानी सकारात्मक है, भरा हुआ है, नकारात्मक है, खाली है। ये आपकी अभिवृत्ति है। अब आगे बात हुई कि सब आधा भरा है, आधा खाली है। मैंने एक संतुलित कोई दृष्टिकोण लेने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मैं इसको जितना खाली है उसको भर दूंगा। अब ये आशावादी दृष्टिकोण हो गया। तो आपकी अभिवृत्ति क्या है? फिर से अगर हम वापस आए तो मनोदशा है, मानसिकता है, दृष्टिकोण है, कैसे आप चीजों को देख रहे हैं। यह पसंद या नापसंद से संबंधित भी है। आपको क्या पसंद आता है, क्या नापसंद आता है। जब आपको ये पता चल जाता है या आपकी कोई पसंद या नापसंद हो जाती है, तो फिर ये आपके व्यवहार को प्रभावित करने लगती है, व्यवहार को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करती है। जब आपकी जो सोच है, आपके जो भाव है वो अनुकूल है, पॉजिटिव है, तो जाहिर है पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। और यदि यह प्रतिकूल है तो फिर आप उससे बचेंगे, आपके मन में नकारात्मक बात आएगी। तो यह तो हुई अभिवृत्ति के बारे में मोटी मोटी बात, अर्थ। आइए देखते हैं अभिवृत्ति की कुछ मुख्य परिभाषाएं। पहली परिभाषा जो मैंने आपके लिए ली है वह है मनोविज्ञान परिभाषा कोश से। यूनिट 1 में जितनी भी परिभाषाएं मैंने आपको अभी तक बताई वो सब दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश से थी। अब ये यूनिट 2 है, ये साइकोलॉजी पर बेस्ड है, मनोविज्ञान से। तो मैं कुछ परिभाषाएं मनोविज्ञान से उठाकर ला रहा हूं।
हालांकि याद रखने की बात क्या है कि यूनिट 1 किसी एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। ना तो वो फिलॉसफी था, ना वो साइकोलॉजी था, ना वो सोशियोलॉजी था, ना वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, कुछ नहीं था। वो एक सामान्य बात थी। लेकिन फिर भी उस सामान्य बात को समझने के लिए जो भी उपयुक्त परिभाषाएं हमें लगी, हमने उनका सहारा लिया। अब यूनिट 2 तो काफी कुछ सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए आपका मन करे कभी कि चलो साइकोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, बच्चों का मन करता है, विद्यार्थियों का मन करता है, तो मैं तो कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सोशल साइकोलॉजी की किताबें पढ़िएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। जिंदगी बड़ी है, जीवन भर पढ़ने का अवसर है। अभी हम और आप क्या कर रहे हैं? परीक्षा की तैयारी। परीक्षा की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी के लिए हमें जो पढ़ना है, जितना आवश्यक है, उचित है, उपयुक्त है, उतना मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो यहां हमने मनोविज्ञान की दृष्टि से अभिव्यक्ति को समझने की कोशिश की है और इसीलिए मनोविज्ञान परिभाषा कोश से हमने ली है यह परिभाषा। यहां अभिव्यक्ति क्या है? यह सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वासों, भावों, विश्वास प्रवृत्तियों का एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक रूप से सार्थक वस्तुओं, समूहों, घटनाओं और संकेतों के प्रति होता है। किसके प्रति है? तो वो तो मित्रों मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, विचार, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति, इन सब के विषय में है। इतनी बात हम कर चुके हैं। तो इन सब के विषय में जो भी बात हो रही है, क्या बात हो रही है? यह है आपका भाव। भाव यहां कैसे बताया? यहां बताया स्थायी विश्वासों, भावों एवं विश्वास प्रवृत्तियों का संगठन। हम अगर वापस जाएं जहां मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने कहा कि यह आदि के संबंध में भाव है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं। तो सापेक्षिक रूप से, अब ये सापेक्षिक क्या है? ये बदलता रहेगा, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, बदलता रहेगा। मेरा अलग होगा, किसी और का अलग होगा, मेरा आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, बदलता रहता है स्थायी। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा दृष्टिकोण काफी कुछ स्थायी है। परंतु जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है, कोई महत्वपूर्ण बात मेरी समझ में आती है, कोई इंपॉर्टेंट इनपुट मुझे मिलता है, जब मैं समझ पाता हूं कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो हो सकता है ये जो स्थायी था, जिसको हम कह रहे हैं स्थायी विश्वास, ये बदल जाए। इसीलिए ये जो स्थायी विश्वास हुआ, ये सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वास हुआ। काहे के बारे में? वस्तुओं, समूहों, घटनाओं और संकेतों के प्रति हो रहा है। तो मित्रों, सापेक्षिक रूप से स्थायी विश्वासों, भावों एवं विश्वास प्रवृत्तियों का समूह, संगठन, यही है बात। इतनी बात जो किसके विषय में है? वस्तुओं, समूहों, घटनाओं और संकेतों के प्रति है। यही कहला रहा है अभिवृत्ति। यही है हमारा अभिवृत्ति की समझ या अभिवृत्ति का भाव। दूसरी परिभाषा पुनः मनोवैज्ञानिक ढंग से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मनोविज्ञान परिभाषा कोश में हमें मिल रही है। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या बिंदु के बारे में विधेयात्मक या निषेधात्मक सामान्य भाव है। करो, नहीं करो। हम इसको अच्छा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या बिंदु के विषय में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, विधेयात्मक है या निषेधात्मक है। यह भी एक हमारे सामने परिभाषा आ रही है। एक और परिभाषा है ईगल व चाइकन द्वारा दी गई। ये बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने कहा अभिवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी खास हस्ती का, माने व्यक्ति का, कुछ अंशों तक सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन करने में अभिव्यक्त होती है। पता चलता है कि यह सकारात्मक व्यक्ति है या नकारात्मक व्यक्ति है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको कैसे बता रही है? किसी विषय पर विचार करने या अनुभव करने के नियत तरीके को, जब भी हम कोई विचार कर रहे हैं, कोई भाव हमारे मन में आ रहा है, इसको हम अभिवृत्ति कह रहे हैं। इसमें तो हमें कोई संदेह है ही नहीं। यह बात तो हम समझ ही चुके हैं। जो भी विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, इसी को हम अभिवृत्ति कह रहे हैं। इतनी बात हम समझ चुके हैं।
लेकिन किस तरह से कर रहे हैं, ये किसी नियत तरीके से कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड है, ऐसे ही हम करते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि हम ऐसे ही करते हैं तो वही अभिवृत्ति हो गई, उसी को हम कहने लगे यह अभिवृत्ति है। ये बात मित्रों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी कुछ कहती है। वो क्या कहती है? किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में, देखिए बात वही आ रही है जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि किसके विषय में है, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति इत्यादि इत्यादि। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी इसी पर आ रही है और कह रही है कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय के बारे में बात हो रही है। किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में अनुभव या मत, उसके द्वारा प्रेरित व्यवहार करने के तरीके को अभिवृत्ति कहते हैं। अब हमने एक बात और समझ ली कि इन दो बातों से किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय के बारे में मेरा कोई विचार है और अब ये क्या कर रहा है, यह मुझे व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। व्यवहार करने के तरीके को अभिवृत्ति हम कह रहे हैं। फिशबीन अजनेन भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अभिवृत्ति किसी दी हुई वस्तु के संदर्भ में निरंतर अनुकूल या प्रतिकूल भाव से प्रत्युत्तर की विज्ञ पूर्व वृत्ति है। मैं समझता हूं कि यह ऐसा ही है। इस समझ से क्या होगा, मैं रेस्पॉन्ड करूंगा, प्रत्युत्तर दूंगा। कहां से आ रही है यह? किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति इत्यादि इत्यादि के बारे में। कैसी है? या तो अनुकूल है या प्रतिकूल है, या तो अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो ये मेरी विज्ञ है, जानता हूं काहे के लिए है, प्रत्युत्तर देने के लिए है। और पूर्व वृत्ति है, मैं ऐसा ही करता हूं। देखो अब पापा आएंगे तो नाराज होंगे, क्यों? क्योंकि हमने गंदा कर दिया। तो पापा कैसे रिएक्ट करते हैं, पापा का एटीट्यूड क्या है। अब देखिए बात समझ में आने लगी। पापा का एटीट्यूड क्या है? 1, किसी दी हुई वस्तु के संदर्भ में, सफाई के संदर्भ में निरंतर अनुकूल या प्रतिकूल। सफाई होगी तो अनुकूल होगा, सफाई नहीं होगी तो प्रतिकूल होगा। सफाई के विषय में उनका रिएक्शन क्या होगा, प्रत्युत्तर क्या होगा। विज्ञ मालूम है, पूर्ववृत्ति ऐसा ही वो करते हैं। यह है मित्रों अभिवृत्ति। उम्मीद है कि इस उदाहरण से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैं अक्सर अपने बारे में ये कहता हूं कि देखो झूठ बोलोगे तो नाराज, मुझे गुस्सा आएगा, झूठ मत बोलो, झूठ बिल्कुल मत बोलो। का मतलब क्या हुआ कि आपने झूठ बोला, जो भी बात है वो कोई बात है तो उसके संदर्भ में बात हो रही है। अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी। सच बोलेंगे तो अनुकूल होगी, झूठ बोलेंगे तो प्रतिकूल हो जाएगी। क्या होगी? वो प्रत्युत्तर है, विज्ञ है, नोन है। पूर्ववृत्ति ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, यही मैं करूंगा। देखिए फिशबीन एंड अजनेन की डेफिनेशन से हमें कितने अच्छे ढंग से ये बात समझ में आई कि अभिवृत्ति क्या है। तो मित्रों इतनी बात हमें समझ में आ गई अभिवृत्ति के बारे में। यानी हमने समझा कि अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, अभिवृत्ति को कैसे परिभाषित किया जा रहा है। अब आइए देखें कि इन दोनों के आधार पर अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं। बात वही है, फिर से वही बात हो जा रही है। व्यक्ति, समूह, घटना, विचार, स्थिति, परिस्थिति, विषय इत्यादि इत्यादि के बारे में ये होगी अभिवृत्ति। अब एक नई बात हमारे सामने आई, धीरे धीरे वातावरण के साथ विकसित होती है। जैसे हम ग्रो करते हैं, बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे ये हमारा एटीट्यूड बनता चला जाता है। एटीट्यूड जन्मजात नहीं होता, पैदा होते ही मैं ऐसा नहीं था। मैं कैसे ऐसा हुआ? मैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं ऐसे ही पला बढ़ा, मेरी ग्रोथ ऐसे हुई, मैंने ऐसे चीजों को देखा और समझा, मेरी परवरिश का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा। व्यक्ति के व्यवहारों को यह एक निश्चित दिशा में प्रेरित करती है। अभी हम लोगों ने जब डेफिनेशन देखी तो उस डेफिनेशन में हमने समझा कि यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित करती है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि अगर कोई झूठ बोलेगा
तो मेरा व्यवहार क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा। या मेरे पिताजी अगर गंदगी देखेंगे तो उनका व्यवहार क्या होगा, वो नाराज होंगे। तो यह व्यवहारों को एक निश्चित दिशा में प्रेरित करता है। दिशा में प्रेरित ही नहीं करता है बल्कि दिशा प्रदान भी करता है। यह स्थान ठीक नहीं है, यहां बहुत गंदगी है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहां गंदगी नहीं है। एक दिशा दे दी इसने। यह अपेक्षाकृत स्थायी या दीर्घकालिक होगी। जब तक कोई मुझे नई सूचना नहीं मिल जाती जो मुझे अपनी अभिवृत्ति को बदलने के लिए मजबूर कर दे, तब तक मैं जैसा सोचता हूं मैं वैसा ही तो सोचूंगा। यहां जो भी मेरी अभिवृत्ति है वो परस्पर विरोधी भाव की है। अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। सफाई होगी तो खुश हो जाऊंगा, सफाई नहीं होगी तो नाराज हो जाऊंगा। आप सच बोलेंगे तो खुश हो जाऊंगा, सच नहीं बोलेंगे तो नाराज हो जाऊंगा। दोनों प्रकार की भावनाओं को यहां हम देखते हैं कि हो सकती है, उनका प्रदर्शन हो सकता है। अभिव्यक्ति की जो तीव्रता है मित्रों, वो अलग अलग हो सकती है। कैसे? आप किसी को पसंद नहीं करते तो आपने उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना सब बंद कर दिया। आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते लेकिन आपने उठना बैठना जारी रखा, खाना पीना बंद कर दिया। अलग अलग बात हो गई। तो मित्रों, इस तरह से हमने ये देखा कि अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, अभिवृत्ति की परिभाषा क्या है और अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या है। इतनी बात थी 2.1 के बारे में। हम 2.2 में आगे अभिवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए जब तक कि सफलता न मिल जाए, कहीं सिलेक्शन न हो जाए। पढ़ते रहिए।